हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 कक्षा 11वीं की इतिहास का, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। और ये जो है वो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो जाकर देख कर आओ, तभी आपको चैप्टर क्लियर होगा। ठीक है बच्चे, अब मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा। उन दोनों क्वेश्चन का आंसर पहले मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। फर्स्ट पार्ट से ही पूछूंगा, अगर आपने वो आंसर सही बताया हुआ, ठीक है, और अगर आपको आंसर आता है तभी आप आगे बढ़ना, नहीं तो पहले फर्स्ट पार्ट जाकर देख कर आना बच्चे। ठीक है, क्योंकि ऐसे मेरे को पूरी तसल्ली होनी चाहिए ना कि हाँ हर बच्चे को आता है। तो पहला क्वेश्चन है ये है कि आप मेरे को ये बताओ कि जो मेसोपोटामिया उसकी सबसे पहली जो भाषा थी वो कौन सी थी। ओके। दूसरा क्वेश्चन है, आप मेरे को ये बताओ कि मेसोपोटामिया जो शब्द है ना, मेसोपोटामिया, इसका मतलब क्या होता है। वो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपने बता दिया हो तो चलो जी आगे बढ़ते हैं। ओके। देखो, फर्स्ट पार्ट में हम देख चुके थे मेसोपोटामिया क्या होता है, मेसोपोटामिया कहाँ पर है, मेसोपोटामिया के अंदर अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र देख चुके थे, दक्षिण में क्या है, उत्तर पूर्व में क्या है, ये सारी की सारी चीजें हम देख चुके थे। अब हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर। तो देखो, पहला पॉइंट, प्राचीनतम नगर का मतलब ये है बेसिकली सबसे पहले जो नगर है वो मेसोपोटामिया के अंदर कब बसना शुरू हुए थे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ना, नगर में और गांव में डिफरेंस बता दिया था। नगर बेसिकली वो एरिया होते हैं जहां पर सबका काम जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, सबका काम डिवाइडेड होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, बट गांव के अंदर सारे बंदे अपना काम, सारा का सारा अपना काम खुद ही करते हैं। तो देखो, पहला पॉइंट क्या लिखा है कि मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर का निर्माण कांस्य युग यानी 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। मतलब ये बोला जा रहा है कि मेसोपोटामिया के अंदर जो प्राचीनतम नगर है ना, यानी जो शहर वगैरह है एक तरह से, वो कब बनना शुरू हुए थे, जिस टाइम हमने कांसे का प्रयोग करना शुरू किया था। ठीक है, यानी जब कांसे का युग आ गया था, यानी कांसा एक तरह का धातु होता है, ठीक है, एक तरह का मेटल मान लो। तो जब कांसे का यूज करना हमने शुरू किया था ना, तो माना जाता है उसी समय जो है वो नगर का निर्माण होना भी शुरू हुआ था। ठीक है, और कांसे का युग कब शुरू हुआ था, माना जाता है कि ईसा मसीह के जन्म से 3000 साल पहले, यानी देखो 3000 ईसा पूर्व, तो ईसा मसीह के जीरो में हुआ था, तो ईसा मसीह के जन्म जी से, ईसा मसीह जी के जन्म से भी 3000 साल पहले, यानी अभी से अगर आप देखें तो कितना, 3000 साल पहले ये, और जीरो से अभी कौन सा साल चल रहा है, तो 2022 चल रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली 5000 साल पहले जो है वो कांसे का युग शुरू हुआ था, और उसी समय नगर बसना शुरू हुए थे। ओके। अब कांसा होता क्या है, मैं आपको बता चुका हूं, एक तरह का मेटल होता है। बट कांसा जो है ना वो तांबे और रांगे के मिश्रण से बनाया जाता है। ठीक है, तो तांबे और रांगे को मिलाया जाता है तब कांसा बनाया जाता है। अब दिक्कत ये थी कि हमारे मेसोपोटामिया के अंदर ना ही तांबा मिलता था ना ही रांगा मिलता था। तो क्या होता था कि ये जो धातुएं हैं तांबा और रांगा, ये मंगवाई जाती थी, दूर दूर से मंगाई जाती थी। और ये किस लिए यूज करा जाता था, बेसिकली कांसा मनकों में छेद करने के लिए, क्योंकि बहुत बढ़िया मेटल होता था ये, है ना। तो मजबूत वाले काम करे जाते थे, जैसे मनकों में छेद करने के लिए, मोतियों में छेद करने के लिए, आप कह सकते हो। पत्थरों की मुद्राएं बना के को केरने के लिए, यानी जो पत्थर की मुद्राएं होती थी ना, उसको शेप देने के लिए, ओके, आदि कामों के लिए धातु के औजारों की जरूरत पड़ती थी, और वो बेसिकली कांसे से ही बनाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि मेसोपोटामियाई हथियार भी कांसे के होते थे। ओके, उदाहरण के लिए भाले की नोक जो होती है वो भी कांसे से बनी होती है। तो जो भाला होता है ना, जैसे शिकार वगैरह करते थे, तो उसकी जो नोक होती है ना, जिस मेटल की बनी होती है, वो बेसिकली कांसे की ही बनी होती है। ठीक है, चलो अब देखेंगे हम शहरीकरण का महत्व। शहरीकरण का महत्व जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब शहरीकरण कब, मतलब एक तरह से शहर बनना कब शुरू होते हैं, एक तरह से हम देख ही चुके हैं 3000 BC, 3000 ईसा पूर्व में जो हमारे नगर बनना शुरू होते हैं। अब शहरों का हम महत्व देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको ये बता दूं कि शहर बेसिकली वो एरिया होता है जहां पर कृषि के अलावा भी बाकी काम होते हैं। ठीक है, और वहां पर अच्छे खासे लोग रहते हैं। देखो, पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि शहर और नगर एक ही बात है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक ही बात है। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के ही स्थान नहीं होते, मतलब सिर्फ वहां पर ज्यादा संख्या में लोग नहीं रहते। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती है, तब किसी एक स्थान पर घनत्व बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं। मतलब ये लिख रखा है, शहर और नगर में ना बड़ी संख्या तो होती है, बट सिर्फ यही इसकी खासियत नहीं है। इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर कृषि के अलावा भी कुछ काम होता है। ठीक है, क्या क्या काम होता है वो देखेंगे हम। और यहाँ पर जब काम होता रहता है ना, तो लोग यहाँ पर आके बसने लगते हैं, और यहाँ पर घनत्व बढ़ने लगता है, यानी ज्यादा लोग आके बसने लगते हैं एक इलाके के अंदर। ओके, और कस्बे बनाना शुरू कर देते हैं अपने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार वगैरह का काम होता है। अब जैसे मैंने बोला था ना कि कृषि के अलावा क्या काम होता है, तो कृषि के अलावा देखो व्यापार होता है। ठीक है, उत्पादन होता है, चीजें बनाई जाती है, तरह तरह की सेवाओं का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब अलग अलग सुविधाएं वगैरह दी जाती है, सेवाएं वगैरह भी दी जाती है ना। और साथ में शहर, अच्छा एक दिक्कत यह है कि शहर के लोग है ना आत्मनिर्भर निर्भर नहीं होते। ठीक है, आत्मनिर्भर नहीं रहते। इसका मतलब क्या है कि देखो, अभी अभी हमने बोला कि शहरों में खेती जो है वो थोड़ी सी कम होती है, बाकी एक्टिविटी ज्यादा होती है, जैसे व्यापार होता है, उत्पादन होता है, तरह तरह की सेवाएं होती है, ये थोड़ा ज्यादा होता है। तो एक खाने के लिए ना अपने
अपने खाने के लिए मैं आपको बता दूं किस पे डिपेंड रहते हैं, ये डिपेंड रहते हैं जी अपने गांव पे। ठीक है, तो गांव से चीजें आती है या अलग अलग जगहों से चीजें आती हैं और फिर शहरों में उसका उपयोग करा जाता है। तो यानी ये शहर जो होते हैं वो एक तरह से निर्भर होते हैं गांव पे। ठीक है, तो यही लिखा है। और उन्हें गांव के अन्य लोगों के द्वारा उत्पन्न वस्तुएं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। मैंने आपको बताया ना, ये बेसिकली गांव पर आश्रित होते हैं, ज्यादातर खाने पीने की चीजें के लिए होते हैं। और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दे रखा है, सिर्फ खाने पीने की चीजों के नहीं, मुद्रा बनाने और पत्थर उकेरने के लिए कांसा के औजारों की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं, शहरों के अंदर जो होता है वो कांसा पहले है ना, जो दूसरे देशों से, अभी अभी हमने देखा कांसा बहुत अलग अलग दूर के क्षेत्रों से मंगाया जाता है, तो दूर के क्षेत्रों से गांव में मंगवाया जाता है, फिर गांव से शहर में आता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक तरह से आप कह सकते हो जो हमारा शहर है वो भी हमारे गांव पर डिपेंडेंट है कांसे के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है, गांव और शहर के लोगों में लेन देन होता रहता है, इस प्रकार शहरी क्रियाकलाप से गांव के लोग भी जुड़े रहते हैं। मतलब बेसिकली ये बोल रखा है, शहर और गांव में लेन देन चलता रहता है। शहर के लोग जो हैं वो कुछ चीजें वगैरह देते हैं, जैसे जो भी चीजें होती है बनाने के बाद व्यापार से जो भी फायदा होता है वो बेसिकली गांव के लोगों को भी फायदा मिलता है उससे। और शहर, आपको पता ही है कि जो उनकी जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल वगैरह होता है, जैसे अभी अभी हमने देखा कांसा वगैरह हो गया, खाने की चीजें हो गई, तो वो गांव से मंगवाते हैं। तो इन दोनों का आपस में बहुत ज्यादा लेना देना है, इन दोनों का लेन देन चलता रहता है। ठीक है जी। और गांव के लोग भी एक तरह से शहरों से जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गांव गांव के लोग जो है उनके पास कांसा होता है ना, वो बनाते हैं, तो वो कांसा जो है वो शहरों में भेजा जाता है। तो ऐसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जैसे आजकल के भी हैं, आज भी गांव देखो, एक तरह से गांव और शहर भारत में भी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, है ना किसी तरीके से जुड़े हुए ही हैं। ओके, अब आज बात करते हैं जी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिट्टो छपेगा। क्वेश्चन क्या है कि शहरी जीवन की विशेषता बताओ। तो शहरी जीवन जो है उसकी विशेषता क्या होती है, ऑल दो ये है ना, मैं थोड़ा थोड़ा आपको पहले ही बता चुका हूं, बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि शहर क्या होते हैं। देखो पहला पॉइंट ये लिखा है, शहर जीवन में श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है, सबका काम जो होता है वो बटा हुआ होता है। अब ये पॉइंट मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि बहुत बार कर चुका हूं, बिल्कुल इस पार्ट के स्टार्टिंग में भी करा है और चैप्टर के स्टार्टिंग में भी करा है। तो श्रम विभाजन आपको क्लियर हो गया होगा, जब एक ही बंदे को सारा काम नहीं करना पड़ता, जब अलग अलग बंदे के लिए काम डिवाइड होता है, जैसे लोहार हो गया, सुनार हो गया, तो इसको हम श्रम विभाजन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, शहरों की दूसरी विशेषता क्या होती है, विभिन्न लोग आपस में लेन देन के माध्यम से जुड़े रहते हैं। ठीक है, गांव के लोग तो सारा का सारा अपना अपना काम खुद करते हैं, तो वो एक दूसरे से मतलब आश्रित नहीं होते, बट जो हमारे शहर के लोग हैं ना वो एक दूसरे से लेन देन के माध्यम से जुड़े रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि शहर के लोग अपने कार्यों को लेकर पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं होते, उन्हें डिपेंडेंट रहना पड़ता है। जैसे कि कोई औजार बनाने वाला है या मान लो कोई लोहार है ना, तो उसे लोहे की जरूरत है, तो वो कहीं और से आता है। तो ये बेसिकली है ना, जो हमारे शहर के लोग होते हैं ना, वो अपने कामों के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं होते, इनको कहीं ना कहीं गांव पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीजें भिन्न भिन्न जगहों से आती है। ये इसी का एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे हमने देखा था ना कि आत्मनिर्भर नहीं होते ये, तो ये बता रखा है शहरों में बहुत सारी जो चीजें होती है ना वो गाँव से या अलग अलग दूर दराज के इलाकों से आती है, विभिन्न जगहों से आती है। तो ये भी एक फीचर है हमारे शहर का, मेसोपोटामिया के शहर का। अच्छा, एग्जाम में आएगा आपको, अगर एग्जाम में ये आ जाए ना कि मेसोपोटामिया के शहरी जीवन की विशेषता बताए, तो कंफ्यूज मत होना कि कहीं आप बोलोगे सर आपने तो शहरी जीवन बताया था, मेसोपोटामिया के शहरी जीवन थोड़ा ना बताया। अरे बात यही है, चैप्टर तो मेसोपोटामिया से रिलेटेड है ना बच्चे, है ना। ये कभी कभी छोटी छोटी गलतियां जो है वो हम एग्जाम में कर देते हैं, तो याद रखना, ऐसा नहीं करना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गांव से आते हैं। ये बात मैं आपको मैं पहले बता चुका हूँ। मेसोपोटामिया के शहरों की एक और खासियत है कि इनका जो चीजें हैं खाने पीने की, खाद्य पदार्थ, वो भी गांव से आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि शहरों में जो है वो बाकी जो चीजें उन पे ज्यादा फोकस करा जाता है, व्यापार पे और विनिर्माण उद्योग पे, ऐसी चीजों पे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि शहरी जीवन को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हमारा देखो गांव में तो सारा का सारा काम खुद करते हैं, तो क्या लिखा पड़े, कोई जरूरत ही नहीं है हिसाब रखने का। बट शहर में क्या है, क्या हिसाब रखना जरूरी हो जाता है, लिखित रूप से, जो आप कह सकते हो कि हिसाब किताब रखना जरूरी हो जाता है। और माना जाता है कि यहीं से शुरुआत होती है पट्टिकाओं की, पट्टिकाओं की। अब देखो, अब आपको हिसाब किताब रखना है, अब आप कहाँ रखोगे हिसाब किताब, दिमाग में तो रखोगे नहीं, है ना, भूल सकते हो आप दिमाग में, है ना। तो इसलिए ना लेन देन के लिए क्या करी जाती थी, पट्टिकाओं का प्रयोग किया जाता था। मतलब एक है ना, मैं आपको अभी बता देता हूँ, ऑल्दो ये आगे आने वाला है। एक है ना, चिकनी मिट्टी ली जाती थी, उसकी ऐसी बॉक्स की शेप बनाई जाती थी और उस पर ना गीली मिट्टी पे लिखा जाता था, फिर इसको सुखाया जाता था, तो ये एक तरह का एग्रीमेंट बन जाता था, एक तरह से हिसाब किताब रखने का एक माध्यम बन जाता था। ऑल्दो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो
नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज वारका शीर्ष। वारका शीर्ष है ना, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। आपको है ना बुक के अंदर एक पिक्चर दे रखी होगी, मैं दिखा देता हूँ आपको पिक्चर। ये आपको एक पिक्चर दे रखी होगी और आपको पूछा जाएगा कि ये इसका नाम क्या है, तो इसका नाम वारका शीर्ष है। ठीक है, ये 3000 साल पहले ना एक स्त्री का सिर है ये। ठीक है, सफेद संगमरमर से तराश कर बनाया गया है। ओके, और ये हमारे उरुक नगर में मिला था, हमारे मेसोपोटामिया के अंदर ही पड़ता है। उरुक नगर जो है हमारे मेसोपोटामिया के अंदर ही पड़ता है। अब यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो 3000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व यानी अभी से ऑलमोस्ट कितने साल पहले, 5000 साल पहले। ठीक है जी बच्चे, मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ, 5000 साल पहले या कितने साल पहले, ताकि आपको ये ईसा पूर्व का जो लॉजिक है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है जी, तो बात यह है कि 3000 ईसा पूर्व उरुक उरुक हमारे नगर में स्त्री का यह सिर एक सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। और इसमें कौन कौन सा एलिमेंट लगा हुआ है, एक तो नीला लाजवर्द नाम का पत्थर जिसको लेपिस लजूली भी बोलते हैं, आइए ये लजूली, लेपिस लजूली बोलते हैं, सफ़ेद सीपी और काले डांबर। डांबर का मतलब बिट्यूमेन, जो आपका ये रोड बनती है ना जिससे, वो भी एक तरह का डांबर होता है। तो इन चीज़ों से मिलकर ये वारका शीश बना हुआ है। पिक्चर देख लो, एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है और आया भी था एक बच्चे का। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं जी। शहरों में माल की आवाजाही, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि शहर जो है वो एक तरह से डिपेंडेंट होता है गांव पे या दूर दूर किसी इलाकों पे, है ना, अपने चीज़ों के लिए। जैसे हमने अभी अभी देखा था कि बहुत सारे जो चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें तो गांव से आती है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना वो भी अलग अलग जगहों से आती है। तो कैसे आती है उसी के बारे में हम देखेंगे, और क्यों आती है। क्या गाँव में चीज़ें नहीं होती, ओ सॉरी शहर में चीज़ें नहीं होती, वही हम देखेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है कि मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध हो, मेसोपोटामिया के गांव में खाने की चीजें तो मिल जाती है, ठीक है, हो या खनिज संसाधन, बट यहाँ पर परंतु यहाँ पर आएगा बस उसके यहाँ, ओके, मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध हो, उसके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव है। यानी खनिज संसाधन नहीं मिलते। कांसा भी जो है वो अलग अलग इलाकों से मंगाया जाता है ना। अभी मैंने बताया था आपको, कांसा भी दूर दराज के इलाकों से पहले गांव में आता है, फिर गांव से शहर में आता है। ओके, दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे, मुद्राएं और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। मतलब जो हमारा मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी क्षेत्र है ना, जो सुमेर बोला जाता था, जिसे अकदी है ना, या बेबीलोनिया बोला जाता था, तो इन इलाकों में क्या था हमारा, ये जो पत्थर बनाने के लिए, जो औजार बनाने के लिए, मोहरे या मुद्राएं बनाने के लिए जो पत्थर की आवश्यकता होती थी ना, तो पत्थरों की यहाँ पर कमी थी। ठीक है जी। अब इराकी खजूर, अब इराक यानी मेसोपोटामिया की बात हो रही है ऑलमोस्ट, तो इराकी खजूर और पोपलार पोपलार के पेड़ों की लकड़ी जो होती थी उनका प्रयोग नहीं कर सकते। देखो यही लाइन लिखी हुई है, इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी गाड़ी के पहिए तथा नाव बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं है कि मेसोपोटामिया में जो लकड़ी, अब देखो मेसोपोटामिया के में क्या था, नाव बनानी थी और गाड़ी के पहिए बनाने थे। बट दिक्कत ये थी कि इराक के अंदर या हमारे मेसोपोटामिया के अंदर जो इराकी खजूर के जो पेड़ होते थे और जो पोपलार के पेड़ होते थे, उनकी लकड़ी अच्छी नहीं होती थी, उनसे ना ही पहिए बनाई जा सकते थे और ना ही नावें बनाई जा सकती थी। तो इसलिए औजार हो गए, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहां उपलब्ध नहीं था। इसलिए क्या किया जाता था कि मेसोपोटामिया में बाहर से चीजें मंगवाई जाती थी। ये देखो यही लिखा हुआ है कि मेसोपोटामिया में लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रागा, ये दोनों, इससे इन दोनों से क्या बनता है, कांसा। ठीक है जी, कांसा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की, जिसको आज तुर्किया बोलते हैं, हाँ जी, टर्की नहीं बोलते, तुर्किया बोलते हैं, नाम चेंज हो गया इसका, देखना आप, और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगवाए जाते थे, जिसके लिए वह अपना कपड़ा और कृषि उत्पाद काफी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। मतलब मेसोपोटामिया के लोग अपना जो खाद्य पदार्थ है, खाने पीने की चीजें हो गई, कपड़ा वगैरह हो गया, वो ईरान वगैरह भेजते थे। ओके, और तुर्किया वगैरह भेजते थे। और जो तुर्किया वगैरह के लोग हैं, ईरान वगैरह के लोग हैं, उनको क्या भेजते थे, वो भेजते थे लकड़ी, तांबा, रागा, चांदी, सोने की सीपी वगैरह, ये सारी की सारी चीजें भेजते थे। ठीक है, अच्छा जी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कैसे भेजते थे। वो भेजते थे जी जल मार्गों से, पानी के मार्गों से, नाव वगैरह में लगाकर चीजें भेजते थे और वहीं से चीजें नाव वगैरह से मंगवाते थे। सबसे सस्ता साधन माना जाता था। और मेसोपोटामिया में जल मार्ग का उपयोग बहुत बड़े लेवल पे करा जाता था। अब आप बोलोगे सर जल मार्ग का उपयोग क्यों करा जाता था, रोडें नहीं थी क्या, रोड से चल के गाय भैंस पे बांध दो, ले जाओ, बकरी वगैरह पे, गधों वगैरह पे आराम से ले जा सकते हैं। तो जल मार्ग का प्रयोग क्यों किया जाता था। और उस समय तो जहां तक हमको लगता है कि इतनी अच्छी शिप भी नहीं हुआ करती थी, थोड़ी सी नॉर्मल शिप हुआ करती थी, बहुत ही सेफ्टी का भी ख्याल नहीं होता था, मतलब, है ना।
बट मैं आपको बताता हूं कि मेसोपोटामिया में जल मार्ग का ही उपयोग क्यों किया जाता था। सबसे बढ़िया साधन जो है, प्रमुख साधन जो है चीजें लाने ले जाने के लिए, जल मार्ग का प्रयोग पता है क्यों किया जाता था? पहला तो यह है कि पशुओं की पीठ पर रखकर या बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज या काट कोयला लाने ले जाना बहुत कठिन होता था। मतलब देखो, बात यह है कि एक बैलगाड़ी पे या एक पशु की पीठ पे आप कितना सामान लाद दोगे, एक तो ये दिक्कत आती थी, ठीक है। और दूसरा है कि इसमें समय भी बहुत लगता था और खर्चीला था। खर्चीला कैसे? अब जो जानवर ले जा रहा है तो उसको भी तो पेट पूजा करवानी पड़ेगी, खाना पीना खिलवाना पड़ेगा ना, चारा वगैरह। और चारा वगैरह थोड़ा सा उस समय जो आप कह सकते हो कि बहुत डिफिकल्ट होता था। एक नॉर्मल आप कह सकते हो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला जो बंदा काम करता था ना, उसके लिए चारा खरीदना थोड़ा सा खर्चीला हो जाता था। ओके। और शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं थी। तो यही है, वो खर्चा वगैरह शहरी अर्थव्यवस्था इतना नहीं कर सकती थी। मतलब पहले कोई चीज़ आ रही है, मान लो ईरान से आ रही है, अब लाने में ही इतना पैसा लग जाए कि जी जानवरों को खिलाना है तो, है ना, तो फिर दिक्कतें होती हैं, ठीक है। परंतु ऐसा कुछ जलमार्ग में समस्या नहीं थी। जलमार्ग में क्या है, नाव पे बैठाओ, हवा खुद आपको लेकर जाती है, लेकर आती है। अब शिप तो आपसे पैसे लेगी नहीं, है ना, चारा उसे खाना नहीं है शिप को, यानी नाव को कोई चारा वगैरह तो नहीं खिलाना पड़ेगा। तो इसलिए ही मेसोपोटामिया में जलमार्ग का उपयोग करा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेखन कला का विकास, ठीक है। मैंने ऑल दो आपको बता ही दिया कि मेसोपोटामिया में जो लिखने का सिस्टम है वो कैसे शुरू हुआ था। ये अभी हम ऊपर हमने देखा ना कि शहर में क्या था कि लिखा पढ़ी की जरूरत पड़ गई थी, ठीक है। चीज़ों की सूचियां बनानी करती थी और लिखित रूप से रखना पड़ता था सब कुछ, ब्यौरा वगैरह, क्योंकि गांव में तो शहरों में तो लेन देन बहुत बड़े लेवल पे होता था, तो लिखकर रखना पड़ता था, लिखित रूप से लिखना पड़ता था और रखना पड़ता था अपने पास संभाल कर। तो इसी वजह से कहा जाता है कि लेखन कला की शुरुआत हुई। अब मतलब कैसे हुई वो हम देखेंगे। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई हैं वह लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। मतलब ऑलमोस्ट हमें पहली जो पट्टिकाएं मिलती है ना वो 3000 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह जी के जन्म से ऑलमोस्ट 3200 साल पहले हमें ये जो पट्टिकाएं हैं वो मिलती है। पट्टिकाएं पता है ना आपको, ये पट्टिकाएं जो मैंने अभी बताया था कि एक पट्टिका होती है, ठीक है। जो लिपिक होता है वो उसे, लिपिक यानी पट्टिका बनाने वाला, लिपिक जो होता है वो क्या करता है, चिकनी मिट्टी से बनाता है और उस गीले ही मिट्टी पे लिखा जाता है और लिखने के बाद उसको सुखाया जाता है, जैसे वो छप जाता है जो भी चिकनी मिट्टी पे लिखा हुआ हो, ठीक है। और क्या क्या पट्टिकाओं पे क्या क्या लिखा जाता था, वहां बैलों, मछलियों और रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियां मिली है, जो वहां के दक्षिणी शहरों उरुक के मंदिरों में आने वाली और वहां से बाहर जाने वाली चीज़ों की होगी। मतलब माना जाता है कि मैं आपको बता दूं, उरुक उरुक बेसिकली हमारा मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग का ही एक नगर है। तो वहाँ के जो मंदिर है ना, वहाँ के मंदिर के आसपास हमें बहुत सारी पट्टिकाएं मिली है और माना जाता है कि वहाँ पर बैलों, उस पट्टिकाओं पे ना बैलों के चिन्ह बने हुए थे। चिन्ह, चिन्ह मतलब पूरी बैल, ओके मैं दिखा देता हूँ आपको, कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है। तो लेखन कला में क्या होता था, ऐसे, ठीक है। तो ये बने होते थे, ऐसे नाम नहीं लिखा होता, जैसे आज मैं लिखता हूँ भारत, तो आप ऐसे भारत लिख दोगे, है ना, मेरा नाम है वैसे भारत। और आप उस टाइम में क्या होता था, चित्र बना के दिखाया जाता था कि जी ऐसा भारत है। आई एम रियली सॉरी, मेरी डिज़ाइन बहुत ही ख़राब है, मतलब ड्राइंग बहुत ही ख़राब है, बट आप समझ गए हो, ठीक है। चलो, तो बेसिकली आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली जो हमारे उरुक का जो मतलब हमारे दक्षिणी शहर का जो उरुक का मंदिर था ना, वहाँ पर हमें बहुत सारी पट्टिकाएं वगैरह मिली है और माना जाता है कि वहाँ पर बैल, मछलियाँ, रोटियों वगैरह क्या ऑलमोस्ट 5000 सूचियाँ मिली है। इसका मतलब मंदिरों में जो चीज़ें आती और जाती थी ना, उसका भी उल्लेख किया जाता था, उसका भी ब्यौरा रखा जाता था, ठीक है। चलो, वहां स्पष्टतः लेखन कार्य तभी शुरू हुआ होगा जब समाज को अपने लेन देन की स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे, उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे। तो बेसिकली ये बता रखा है कि माना जाता है कि ऑब्वियसली बात है, लेखन कार्य कब शुरू हुआ होगा, जब लोगों को लगा होगा कि जी इसका लिखित में ब्यौरा रखना जरूरी होगा। जब जो लोग जो है मंदिर में दान देते थे, चाहे वो मछलियाँ वगैरह दान या कुछ भी देते थे, क्योंकि उस टाइम तो बेसिकली इसी तरीके से वो भगवानों को खुश करते थे, ठीक है, अपने भगवानों को खुश करते थे। तो जो भी मंदिरों में रोटियां वगैरह और जाती थी, उनका ब्यौरा लिखना कि किसने कितनी रोटियां दी, किसने कितनी वो दी, मछलियां दी और ये सारी की सारी चीज़ें, तो उसका लिखित ब्यौरा होता था, ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट पॉइंट है कि पट्टिका किस प्रकार बनाई जाती थी। अब ये वाला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऑलमोस्ट चीज़ें ना मैं धीरे धीरे जिस टाइम आता है उसी टाइम टॉपिक क्लियर करवा देता हूँ कि जब हम टॉपिक पढ़े तो आपके लिए ईजी बन जाए, ईजी पीजी। तो देखो, लीपिक लीपिक यानी वही पट्टिका बनाने वाला, लीपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता था। आएगा ये क्वेश्चन, पट्टिकाएं कैसे बनाई जाती थी मेसोपोटामिया में। चिकनी मिट्टी को पहले वो गीला करता था और फिर उसको गूंद कर थाप कर
ऐसे आकार की पट्टिका का रूप देता था जिसे आसानी से पकड़ा जा सके। अब जैसे कि चौकोर शेप को पकड़ना आसान होता है, तो चौकोर शेप में बना, चौकोर तो नहीं है, रेक्टेंगल है ये, ठीक है, चौकोर रेक्टेंगल, मेरे ख्याल स्क्वायर होता है, ये होता है स्क्वायर, ठीक है, और ये होता है रेक्टेंगल। तो बेसिकली रेक्टेंगल शेप की वो पट्टिका वगैरह बनाता था गूंथ कर, और लिपिक पट्टी की सतह को चिकना बना देता था ताकि लिखने में आसानी हो। और फिर सरकंडे की तिल्ली, सरकंडा मतलब एक तरह से हम आप मान लो कि मतलब सरकंडा होता है, ठीक है, उसकी जो तीली होती है ना, बिल्कुल उसको तीखा नोक करके उस नम चिकनी मिट्टी की सतह पर कीलाकार चिन्ह बनाए जाते थे। कीलाकार चिन्ह का मतलब क्या होता है? बेसिकली कीलाकार चिन्ह का मतलब होता है, बेसिकली मैंने अभी बच्चे में आपको बताया था ना कि वर्ड नहीं होते थे पहले ऐसे, जैसे अब मैं भरत लिखता हूं तो भरत नहीं होता था पहले, वो है ना चिन्ह से दर्शाते थे, जैसे ऐसे जो चिन्ह होते हैं ना उनसे दर्शाते थे। जैसे देखो गांव की संख्या को, बैल को ऐसे दर्शाया जाता, तो अलग अलग तरीके से दर्शाया जाता था। तो बेसिकली यही बता रखा है कि है ना, जो हमारे पट्टिकाएं होती थी ना, चिकनी मिट्टी की जो पट्टिकाएं होती थी, उन पे सरकंडे से चित्र वगैरह या कीलाकार चिन्ह बनाए जाते थे, जिसको इंग्लिश में क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता था। क्यूनिफॉर्म का मतलब कीलाकार चिन्ह होता है। एक मार्क्स में अलग से क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस कम है, बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरा करवाऊंगा अपने को, आपको एक भी चीज़ नहीं छुड़वानी, ठीक है। उसके बाद पट्टिका को धूप में सुखाया जाता था, और एक बार सूखने के बाद उस पर कोई चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। पता ही है आपको, चिकनी मिट्टी सूख गई, इस पे कुछ नहीं लिखा जाएगा। इसका मतलब पता है, जानते हो इसका मतलब क्या है? कि आपका चाहे हिसाब छोटा सा ही हो या बड़ा सा हो, कितना भी बड़ा हिसाब हो, कितना भी छोटा हिसाब हो, एक पट्टिका आपके हिसाब पे लगेगी। मतलब मान लो आपका हिसाब सिर्फ एक पट्टी यहां तक है, एक चिन्ह गाय का, मतलब एक बैल का चिन्ह का है बस, फिर भी ये पट्टिका जो है, एक पट्टिका पूरी बनानी पड़ती थी, और एक बार लिख दिया तो बस फाइनल, समझ रहे हो? तो चाहे कितना भी छोटा आपका लेन देन हो या कितना भी बड़ा लेन देन हो, एक पट्टिका तो लगती ही लगती थी। ओके, चलो। और लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ष किलाकार हो गए। जो वर्ण है, वर्ण लिखा हुआ है, वर्ण कर देता हूं मैं इसको, आप वर्ष समझ लोगे। वर्ण यानी अक्षर, अक्षर किलाकार हो गए, और भाषा सुमेरियन थी। इसमें बेसिकली ये बता रखा है कि लगभग 2600 ईसा पूर्व, पहले तो जो सबसे पहली पट्टिका पाई गई थी ना, उस पर सिर्फ चिन्ह बनाए गए थे, यानी बैल के चिन्ह, मछलियों के चिन्ह, ऐसे चिन्ह बनाए गए थे, है ना। बट उसके बाद धीरे 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 अक्षर की तरह बनने लगे वो। ओके, और लेखन का प्रयोग, हिसाब किताब, और उसके बाद है ना, सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ गाय, मतलब जो मंदिरों में लेन देन के लिए नहीं, और भी बहुत सारे, जैसे कि डेटा रखने के लिए, आम लोगों के लिए भी वो जो पट्टिकाएं थी वो बनाई जाती थी, है ना। कोई नोटिस देने के लिए, अपने शहरों के लोगों को नोटिस देने के लिए भी पट्टिका का उपयोग करा जाता था। मतलब बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हो कि जैसे जो शब्द है ना, वो शब्द आने लग गए, धीरे 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 शब्द आने लग गए, है ना। पहले तो चिन्ह थे, चिन्ह से जैसे शब्द आने लग गए, वैसे वैसे जो पट्टिकाएं, उनका प्रयोग और भी ज्यादा बड़े लेवल पे हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि सुमेरियन के बाद कौन सी भाषा आई थी? बिल्कुल पहले पार्ट में हमने पढ़ा था, सुमेरियन के बाद धीरे धीरे अकदी आ गई थी। तो अकदी के बाद अकदी आ गई थी, तो अकदी का बड़े लेवल पे प्रयोग होने लग गया था। और मैं आपको ये बता दूं कि अकदी भाषा का प्रयोग जो है वो पट्टिकाओं पे बेसिकली एक पहली शताब्दी तक हुआ था, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद के 100 सालों तक भी हमारे इन पट्टिकाओं का प्रयोग आप कह सकते हो कीलाकार लेखन में हुआ करता था, ठीक है। अब आते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे, लेखन प्रणाली की विशेषता। थोड़ी लेखन प्रणाली की विशेषता भी समझ लेते हैं हम। लेखन प्रणाली की विशेषता का मतलब है कि अब पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो लिखने का सिस्टम होता था ना, बहुत ही टफ होता था। आप खुद सोचो, आप है ना, अब बहुत सारे वर्ड हुआ करते थे, पहले मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ध्वनि के लिए कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था। मतलब देखो, जितनी भी चीजें होती थी ना, उन सबका जो चित्रण है वो करना पड़ता था। आप अब सोचो कितना मुश्किल होता होगा। अब जैसे मैं बोलता हूँ लैपटॉप, जैसे मैं बोलता हूँ कार, जैसे मैं बोलता हूँ बैल, अब है ना, अगर मैं आपको बोलूंगा आप तो प्यार से लिख दोगे, 2 सेकंड में लिख दोगे, बट अब इन्हीं चीजों को क्या किया जाता था, विजुअलाइज करके चिन्ह बनाने पड़ते थे। और ऐसे तो बहुत सारी लाखों चीजों के लाखों चिन्ह हो जाएंगे, तो बहुत सारे सैकड़ों अक्षर हुआ करते थे। तो यही बात लिखी हुई है कि लेखन प्रणाली जो मेसोपोटामिया के अंदर थी ना, उसको बहुत डिफिकल्ट माना जाता था, कुछ सैकड़ों अक्षर होते थे। अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे, मैं आपको बता चुका हूं, जिसके कारण लिपिक को सैकड़ों चिन्ह जो है वो सीखने पड़ते थे। और मैं आपको बताऊं, बहुत कम ऐसे लोग थे मेसोपोटामिया के अंदर जो ये लेखन प्रणाली करना जानते थे, ठीक है। बहुत कम ऐसे लिपिक होते थे जो लिख पाते थे एक्चुअली, और चिन्ह बना पाते थे, क्योंकि बहुत सारे होते थे, ठीक है। सूखने से पहले इन्हें गीली मिट्टी पर लिखना होता था, और ये थोड़ा टफ भी होता था। लेखन के लिए कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती थी, जो मतलब चिन्ह भी याद रखे कि हाँ जी, इस चीज के लिए ये वाला चिन्ह था, और जल्दी से लिख भी पाए।
है ना, नहीं तो गीली मिट्टी सूख जाएगी, वो चिकनी मिट्टी सूख जाएगी। ओके, और देखो इसीलिए ही एक नेक्स्ट टॉपिक भी है इसका, कि इसी वजह से आप देखोगे मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग जो है वो पढ़ लिख सकते थे। ठीक है, रीज़न यही था क्योंकि सैकड़ों वर्ड थे, है ना, उन लोग सोचते थे कि भाई क्या ही करेंगे इतना पढ़ के, मतलब बहुत टफ काम है ये वाला, लोग ऐसे समझते थे। ठीक है, चलो जी, अब इसका हम थर्ड पार्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में मतलब अपलोड कर दूंगा जल्दी। और एक और बात बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना बच्चे। सारे के सारे जो एमसीक्यू है या मेरे को नोट्स वगैरह देने होंगे मैं यहीं पर आपको दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, मेन स्पेस पॉइंट स्पेस स्टडी स्पेस 11th फिर ब्रैकेट में आर्ट्स, या ये जो है वो मेन पॉइंट स्टडी 11th आर्ट जो है @ करके आप लिखोगे ना टेलीग्राम पे, तो आप 11th के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे, वहां पर मैं नोट्स की पीडीएफ वगैरह दे दूंगा। नहीं तो जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा मैं वेबसाइट पर डाल दूंगा। ठीक है, अगले चैप्टर के सारे पार्ट अपलोड हो गए हो तो वेबसाइट पे चेक कर लेना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। और मैं पोल साइंस के चैप्टर भी अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो पोल साइंस के जो चैप्टर हैं उनकी जो पीडीएफ उनकी जो वीडियो है वो सारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये बेसिकली जो टेलीग्राम का चैनल है ना हमारा, ये आर्ट्स के लिए भी है और हिस्ट्री के लिए भी है, टेंशन मत लो, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए सारे नोट जो हैं वो आपके जो भी चीज़ें हैं वो मैं यहीं पर, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर मान लो मेरे को लगा कि यार वीडियो बनाने में टाइम लगेगा तो मैं सीधा फोटो खींच कर आपको दे दूंगा ताकि आप कर पाओ, क्योंकि एग्जाम नजदीक आने वाले हैं। और ये अदर चैनल, अच्छा हमारे दूसरे भी चैनल है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेन पॉइंट टेक। मैं आपको बता दूं बच्चे 11th क्लास में हो गए हो आप, थोड़ा बहुत अर्निंग स्टार्ट करो, आप कुछ ना कुछ करो, वेबसाइट बनाना सीखो, एनिमेशन बनाना सीखो, यूट्यूब पे डालो, यूट्यूब एसईओ सीखो, कुछ भी सीखो। बट मैं चाहता हूं 12th में जाने से पहले पहले आप कम से कम ज़्यादा नहीं, आप $100 तो अर्न करो पूरे एक साल में, सिर्फ $100, 8,000 ऑनलाइन अर्न करो, किसी भी तरीके से अर्न करो बट करो। और कैसे अर्न कर सकते हो वो मैंने मेन पॉइंट टेक पे बताया। मेन पॉइंट टेक पे मैं यही बताता हूँ, मैं एक बार आपको मेन पॉइंट टेक का चैनल दिखा देता हूँ। और मेन पॉइंट स्टडी का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे कर देना। ठीक है, तो आप देखोगे 15,000 सब्सक्राइबर है, ऑल दो पे सिर्फ 51-52 वीडियो है। ठीक है, तो आप ये देखो, बेसिकली एनिमेशन वीडियो डोरेमोन के जो एपिसोड होते हैं वो डायरेक्टली यूट्यूब पर कॉपी करके कैसे अर्न कर सकते हो। ठीक है, मेरी पहली अर्निंग मैंने बताई है, और साथ में मैंने ये भी बताया है कि आप जो है वो देखो ये कॉपी करके कैसे बना सकते हो। मेरी वेबसाइट की अर्निंग बताई है मैंने, मेन पॉइंट स्टडी की वेबसाइट है ना, उससे कितनी अर्निंग हुई और आपसे कैसे बना सकते हो, देखो ये भी बताया मैंने, मैं दिखाता हूँ आपको इसकी भी मैंने, ये देखो ये रही, क्या वेबसाइट कैसे बना सकते हो। ठीक है, ये एनिमेशन वीडियो आप कैसे बना सकते हो लैपटॉप में, और एनिमेशन वीडियो आप फ़ोन में कैसे बना सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो दोनों पे व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। ओके, तो बेसिकली कुछ भी करो बच्चे, बट अर्निंग स्टार्ट करो, एटलीस्ट ट्राई करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर दो मेन पॉइंट टेक को, बाकी अगर आप ना भी करो सब्सक्राइब कोई बच्चे फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि वीडियो का फ़ायदा उठाओ और अर्निंग स्टार्ट करो, कुछ ना कुछ करो, क्योंकि 12th में आ जाएंगे बोर्ड और उस टाइम आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और 12th से निकलने के बाद सीधा प्रेशर आ जाता है कि जी अब जॉब करो, या कुछ बच्चों के साथ होता है जो फर्दर स्टडी के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो उस टाइम जो है आपको दुख होगा कि यार 11th में अगर ये सारी चीज़ें सीखी होती, ऑनलाइन के बारे में चीज़ें सीखी होती तो आसान होता। बेसिकली देखो, इट्स टाइम टू गेन सम फाइनेंशियल नॉलेज, स्टार्ट अर्निंग, मेन मोटिव ही चैनल का यही है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप। मेन पॉइंट टेक या मेन पॉइंट गेमिंग और भरत कुमार खोरवाल, ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है। आपका मन करे तो हमारे ब्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, इंटरव्यू वगैरह लेता रहता हूँ या, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।